जल को 1% संपीड़ित करने के लिए कितने दाब की आवश्यकता है। यहाँ हमें दिया गया है कि जल का बल्क मॉड्यूलस यानी आयतन गुणांक 2 गीगापास्कल है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हमें जल को 1% संपीड़ित करने के लिए आवश्यक दाब ज्ञात करना है। स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि इस प्रश्न में हमें बल्क स्ट्रेस यानी आयतन प्रतिबल और बल्क स्ट्रेन यानी आयतन विकृति से संबंधित गणना करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम हुक के नियम का उपयोग कर सकते हैं। अब हुक का नियम क्या है? तो हुक के नियम के अनुसार बल्क स्ट्रेस यानी आयतन प्रतिबल बल्क स्ट्रेन यानी आयतन विकृति के समानुपाती होता है। यहाँ आयतन प्रतिबल दाब है, यानी दाब P आयतन विकृति के समानुपाती होगा और आयतन विकृति को प्रति इकाई आयतन में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी डेल्टा V जो आयतन में परिवर्तन है बटा V जो प्रारंभिक आयतन है। अब यदि हम अनुपात के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ आनुपातिकता स्थिरांक बल्क मॉड्यूलस यानी आयतन गुणांक होता है। इसलिए इसे हम लिख सकते हैं दाब P बराबर आयतन गुणांक B गुणा डेल्टा V बटा V। तो इस प्रकार हुक के नियम से हमें यह समीकरण मिलता है। अब आगे बढ़ने से पहले आइए इस समीकरण को और बल्क मॉड्यूलस या आयतन गुणांक को थोड़ा और समझते हैं। तो इस समीकरण से हमें क्या पता चलता है? हम कह सकते हैं कि यदि डेल्टा V बटा V का मान 1 के बराबर हो जाए तो आयतन गुणांक दाब के बराबर होगा। लेकिन डेल्टा V बटा V का मान 1 के बराबर होने का क्या मतलब है? इससे हमें क्या पता चलता है? तो यहाँ हम जानते हैं कि डेल्टा V आयतन में परिवर्तन को दर्शा रहा है। क्योंकि इस प्रश्न में हम जल को संपीड़ित करने की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होगा, यानी आयतन घट जाएगा। इसलिए यहाँ ऋण का चिन्ह होना चाहिए। लेकिन चलिए अभी हम इसकी चिंता नहीं करते हैं। तो डेल्टा V आयतन में परिवर्तन है और V प्रारंभिक आयतन है। अब यदि डेल्टा V बटा V का मान 1 के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि आयतन में परिवर्तन प्रारंभिक आयतन के बराबर होगा। इसका मतलब है कि यदि प्रारंभिक आयतन 5 इकाई था तो हम इसे 5 इकाई संपीड़ित कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि प्रारंभिक आयतन 10 इकाई था तो हम इसे पूरे 10 इकाई संपीड़ित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में यदि यहाँ डेल्टा V बटा V का मान 1 के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि हम जल को पूरी तरह से यानी 100% संपीड़ित कर रहे हैं। इसे संपीड़ित करके इसका आयतन शून्य कर रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि क्या हम किसी चीज़ को 100% संपीड़ित कर सकते हैं? क्या हम उसे संपीड़ित करके उसका आयतन शून्य कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ ऐसा इसलिए मान रहा हूँ ताकि हम आयतन गुणांक को आसानी से समझ सकें, क्योंकि आयतन गुणांक हमें यह बताता है कि किसी चीज़ को 100% संपीड़ित करने के लिए कितने दाब की आवश्यकता होगी। जैसे यदि जल का आयतन गुणांक 2 गीगापास्कल है तो इसका अर्थ है कि जल को 100% संपीड़ित करने के लिए हमें 2 गीगापास्कल दाब की आवश्यकता होगी। किंतु ध्यान रहे कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हम 2 गीगापास्कल दाब लगाकर जल को 100% संपीड़ित कर सकते हैं, क्योंकि हुक का नियम केवल प्रत्यास्थ सीमा के भीतर ही काम करता है। इसलिए जल का संपीड़न भी वास्तव में बहुत कम मात्रा में ही हो सकता है। लेकिन इस तरह से समझना प्रश्न को आसानी से हल करने का एक अच्छा तरीका है। तो चूंकि अब हम जानते हैं कि जल को 100% संपीड़ित करने के लिए 2 गीगापास्कल दाब की आवश्यकता होगी, इसलिए इसे 1% संपीड़ित करने के लिए कितने दाब की आवश्यकता है, इसकी गणना हम तिर्यक गुणा करके आसानी से कर सकते हैं। यानी जल को 1% संपीड़ित करने के लिए आवश्यक दाब होगा 2 गीगापास्कल गुणा 1/100। यहाँ गीगा का मतलब 10 की घात 9 होता है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात 9 पास्कल बटा 100। अब हम हर के 100 के 2 शून्यों को 10 की घात 9 के 2 शून्यों से काट सकते हैं, जिससे हमें मिलता है 2 गुणा 10 की घात 7 पास्कल। ठीक है, यही हमारा उत्तर है।
यानी यह जल को 1% संपीड़ित करने के लिए आवश्यक दाब की मात्रा है। स्पष्ट रूप से यह काफ़ी अधिक दाब है। यह दाब कितना अधिक है, इसे समझने के लिए हम इसकी तुलना वायुमंडलीय दाब से भी कर सकते हैं। इसके लिए चलिए इसे 2 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 5 पास्कल लिख लेते हैं, क्योंकि 10 की घात 7 को हम 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब 10 की घात 2 का मतलब 100 है और इसे 2 से गुणा करने पर हमें 200 मिलता है, इसलिए इनके स्थान पर 200 लिखा जा सकता है। यानी यह राशि 200 गुणा 10 की घात 5 पास्कल हो जाएगी। यहाँ 10 की घात 5 पास्कल दाब की वह मात्रा है जो वायुमंडलीय दाब के लगभग बराबर है। यानी यह वह दाब है जो हम वायुमंडल के कारण महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि जल को केवल 1% संपीड़ित करने के लिए हमें वायुमंडलीय दाब की तुलना में 200 गुना अधिक दाब की आवश्यकता होगी। इससे स्पष्ट है कि यह कितना अधिक दाब है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जल कितना अधिक असंपीड्य या नॉन कंप्रेसिबल होता है। हालांकि जल वास्तव में असंपीड्य नहीं है, हम इसे संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन इसके मामूली संपीड़न के लिए भी आवश्यक दाब काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण जल को लगभग असंपीड्य माना जा सकता है।